First of all, we would like to welcome you all, my dear friends, in the e-classes of law. Today, we are going to discuss something about the FIR, that is First Information Report under the Code of Criminal Procedure 1973, under Section 154. आज माय डिफेंस हम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन संज्ञेय मामलों में इतला अर्थात संज्ञेय मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जहां तक की बात है माय डिफेंस, एफआईआर जो है वो सेक्शन 154 में दी गई है, लेकिन जो हमारी सीआरपीसी है वो एफआईआर की किसी तरह की कोई भी डेफिनेशन मीन परिभाषा नहीं देती है। अवर एफआईआर इज एब्सोल्युटली साइलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एफआईआर। हमारी जो सीआरपीसी है वो एफआईआर के परिभाषा के बारे में एब्सोल्युटली साइलेंट है। सो माय डिफेंस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एफआईआर है, एफआईआर का मतलब क्या है, व्हाट इज एफआईआर, एफआईआर के एसेंशियल्स क्या 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 हैं, एफआईआर के आवश्यक तत्व क्या हैं, और अगर हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं और अगर वो एफआईआर दर्ज करने से मना कर देता है तो क्या सीआरपीसी में एफआईआर अगर कोई व्यक्ति दर्ज कराने गया और उनका वहां से रिफ्यूजल में ना अगर मनाही कर दी गई, डिनाइल कर दिया गया और यदि ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो क्या सीआरपीसी में कोई रेमेडी दी गई है? और माय डिफेंस, अगर वंस एफआईआर इज लॉस्ट और रिकॉर्डेड, अगर एक बार एफआईआर दर्ज कर दी गई तो क्या एफआईआर में कोई करेक्शन हो सकता है? और अगर माय डिफेंस वंस एफआईआर लॉस्ट, अगर एक बार एफआईआर दर्ज कर दी गई तो क्या एफआईआर को क्वाश्ड किया जा सकता है? क्वाश मीन टू कैंसिल, क्या उसे कैंसिल किया जा सकता है? यदि किया जा सकता है देन व्हाई, विच कोर्ट? भारत में ऐसा कौन सा कोर्ट है, ऐसा कौन सा ऑफिसर और अथॉरिटी है जिसे एफआईआर को, लॉस्ट एफआईआर को कैंसिल मीन क्वाश करने का अधिकार दिया गया है, पावर दी गई है? इस संबंध में माय डिफेंस हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अगर माय डिफेंस कोई भी ऑफेंस का एलिगेशन लगाया गया है किसी व्यक्ति पर, जैसे कि अगर हम बात करें एसिड अटैक की या एसिड अटैक के फेंकने के प्रयास का 326 से 326 बी ऑफ आईपीसी, या महिला की लज्जा भंग का मामला है, या फिर लैंगिक उत्पीड़न का मामला है, या फिर महिला का बयोरिज्म दृश्य रतिका का मामला है, स्टॉकिंग पीछा करने का मैटर है, रेप का केस है, तो क्या इन केसेस में जब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तो वहां पर जो एफआईआर लिखने वाला व्यक्ति होगा वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है? और मेल होगा या फीमेल होगा, क्या सीआरपीसी में ये प्रोविजन पहले थे या किसी अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किए गए हैं? माय डिफेंस, मेनली अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो अमेंडमेंट जो है वो 2013 और 18 में हिस्टोरिक अमेंडमेंट हुए हैं हमारे क्रिमिनल लॉज में, जो कि मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। अब बात ये है माय डियर फ्रेंड्स, जनरली हम जानते हैं कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का संदेह है या किया गया है या किसी व्यक्ति पर कॉग्निजेबल ऑफेंस करने का एलिगेशन मीन अभिकथन आरोप है, और अगर जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में ऑफेंस किया गया है तो किसी भी क्रिमिनल केस में माय डिफेंस मिनिमम 2 पार्टीज होना चाहिए। एक वो व्यक्ति जो ऑफेंस करने वाला है, जिस पर ऑफेंस करने का आरोप लगाया गया है, तो आरोपी अर्थात इंग्लिश में हम उसे एक्यूज्ड कहते हैं, और जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस किया गया है, जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसे हम प्रोसिक्यूशन कह सकते हैं। तो अगर कोई प्रोसिक्यूशन जिसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस किया गया है 354 का या 354 एबीसीडी का, 376 एबीसीडी आईपीसी की मैं बात कर रहा हूं, इन सेक्शन से महिला की छेड़छाड़ रेप का मैटर है, तो अगर ये केस ऐसा है तो अगर कोई पर्सन पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली हो या मेंटली डिसेबल्ड हो, तो क्या उसे पुलिस के पास जाना जरूरी है या पुलिस उसके पास आकर उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगी, उसकी जानकारी रिकॉर्ड करेगी? तो क्या प्रोविजंस है सीआरपीसी में? और जो एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति, इंफॉर्मेशन देने वाले को हम इन्फॉर्मर या इन्फॉर्मेंट कहते हैं। तो जो इन्फॉर्मेंट है, क्या उसे एफआईआर दर्ज कराने के लिए कोई फीस देना होती है, कोई अमाउंट देना होता है? क्या फिर एफआईआर निःशुल्क दर्ज होती है? एफआईआर की कॉपी निकलवाने के लिए पुलिस स्टेशन से क्या कोई चार्जेस पे करना होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ? मैं लॉ की बात कर रहा हूं। और अगर एफआईआर की कॉपी जो है वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कितने टाइम में इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी, इसके क्या प्रोविजंस हैं?
वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ लिसन केयरफुली। जब माय डियर फ्रेंड्स हम एफआईआर की बात करते हैं, अक्सर हमारी सोसाइटी में एक और नोशन, एक प्रिजम्पशन है, ऐसा माना जाता है, कई पर्सन्स की हमारी सोसाइटी में एक मेंटालिटी है, एक मानसिकता है। अब मैं उसे ऐसे आपके सामने रखना चाहूँगा कि मेयरली केवल क्या किसी व्यक्ति की एफआईआर दर्ज हो गई तो क्या एफआईआर दर्ज होने से ही वो व्यक्ति गिल्टी मीन दोषी या दोषसिद्ध उसे मान लिया जाएगा? एक्चुअली में एफआईआर क्या है? क्या सिर्फ एफआईआर दर्ज हो गई तो वो गिल्टी हो गया? एक्चुअली में इस संबंध में लॉ के क्या प्रिंसिपल्स हैं और ह्यूमन राइट इस बारे में क्या कहते हैं, मैं ये बताना चाहूंगा आपको माय डियर फ्रेंड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट में, कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में कोई एफआईआर लॉज करा दी जाती है तो केवल एफआईआर दर्ज कराने मात्र से कोई व्यक्ति दोषी या निर्दोष नहीं हो जाता। क्योंकि अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स मानव अधिकारों की। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, वन बाय वन करके मैं आप सभी को इनके आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो पहली बात यह है कि हमारी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जो कि 10 दिसंबर 1948 को लाई गई, और 10 दिसंबर 1948 को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं पूरे विश्व में, और भारत में भी मीन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस या विश्व मानव अधिकार दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे या वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, हम ऐसा कह सकते हैं। अब माय डियर फ्रेंड, जो यूडीएचआर है, उस यूडीएचआर का जो क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 11 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कहता है कि हर व्यक्ति जिस पर अगर किसी व्यक्ति पर अगर किसी ऑफेंस को करने का आरोप लगाया गया है, चार्ज लगाया गया है, तो उस व्यक्ति को इनोसेंट मीन निर्दोष माना जाएगा। कब तक के लिए? जब तक कि जो ट्रायल कंडक्ट करने वाला कंपिटेंट कोर्ट है उसके द्वारा उसे गिल्टी हेल्ड नहीं कर दिया जाता। अगर हम इंग्लिश में कहें तो ऐसे कह सकते हैं माय डिफेंस, क्लॉज 1 आर्टिकल 11 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के अनुसार, एवरीवन चार्ज्ड विद अ penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense। मीन इस आर्टिकल को पढ़ के माय डिफेंस, ये आर्टिकल ये रिवील करता है, ये बताता है कि हर व्यक्ति को जिस पर किसी क्रिमिनल ऑफेंस को करने का आरोप लगाया गया है उसे निर्दोष उपधारित किया जाएगा। उपधारित मीन माना जाएगा, उसे निर्दोष माना जाएगा जब तक कि उसे कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा दोषी अभी निर्धारित नहीं कर दिया जाता, दोषी उसे मान नहीं लिया जाता। यह हमारा क्लॉज 1 आर्टिकल 11 ऑफ यूडीएचआर बताता है। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966, जिसे भारत ने रेटिफाइड किया है, भारत ने अनुसमर्थन किया है, और ये भी इंडिया में इन्फोर्सेबल है, एप्लीकेबल है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 का क्लॉज 2 आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये कहता है माय डिफेंस कि एवरीवन चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law। हर व्यक्ति को निर्दोष उपधारित करने का अधिकार दिया गया है, निर्दोष होने का अधिकार दिया गया है, जब तक कि उसे कंपिटेंट मीन सक्षम न्यायालय के द्वारा दोषी अभी निर्धारित न कर दिया जाए। और ये जो हमारी मैंने आपको बताया जिसे हम एब्रिविएटेड कर सकते हैं ICCPR 1966 मीन मानव अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंबदा, जो कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है। भारत ने इसको अनुसमर्थित मीन एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, और हमारा जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 है उसके क्लॉज डी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 भी ये कहता है कि मानव अधिकारों का मतलब क्या है। ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट्स विच हैव बीन मेंशन्ड अंडर पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कॉवेनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट एंड सोशल economic cultural rights and the rights which are related to life, liberty, equality, dignity of individual।
ये क्या है, मानव अधिकार हैं, तो ये इंडिया में भी एप्लीकेबल है माय डिफेंस। तो ये कंक्लूजन ये निकलता है फाइंडिंग कि ये व्यक्ति का मानव अधिकार है। जिस व्यक्ति पर किसी क्रिमिनल ऑफेंस का आरोप एलिगेशन लगाया गया है, ये उस व्यक्ति का मानव अधिकार है कि जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय दोषी सिद्ध ना कर दे तब तक उसे निर्दोष ही माना जाए और निर्दोष ही माना जाएगा। तो फिर कंक्लूजन ये निकलता है माय डिफेंस कि केवल एफआईआर दर्ज कराने मात्र से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। एफआईआर क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर का मतलब क्या है? अब हम जब एफआईआर के मतलब की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमें यह समझना होगा कि एफआईआर की एप्लीकेबिलिटी क्या है। मीन एफआईआर केवल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही दर्ज होती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, इसके बारे में मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो बनाया था, प्लीज वॉच द सेम। प्लीज आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया, लेकिन ब्रीफली मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय मामला क्या है, ये सीआरपीसी के सेक्शन 2C में मेंशन किया गया है, जिसमें यह मेंशन किया गया है कि जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। मीन बिना वारंट की जरूरत नहीं है। अगर किसी व्यक्ति पर किसी क्रिमिनल ऑफेंस को करने का आरोप है या उसने किया है तो पुलिस को वारंट की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है अंडर सीआरपीसी। और किसी भी क्रिमिनल केस को इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए सीआरपीसी में माय डियर फ्रेंड्स केवल 2 रास्ते बताए गए हैं मेनली। सबसे पहला 154 एफआईआर। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल है, जैसे कि सेक्शन 302 कॉग्निजेबल है, मर्डर कॉग्निजेबल है, रेप 376 बी को छोड़कर बाकी के 376 ए है, 376 सी है, 376 डी है, 376 डी ए, डी बी, 376 ई, 403 अगर हम बात करें 304 बी मीन डॉरी डेथ की बात करें, 304 ए की बात करें आईपीसी, ये सभी सेक्शंस क्या हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। और जो चोरी है 379 आईपीसी, वो भी क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही एफआईआर होती है। और अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है तो वो नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कंप्लेंट फाइल होती है, और कंप्लेंट जो है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस में फाइल हो जाती है। लास्ट केसेस में भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं यहां पर कि जो एफआईआर है, एफआईआर क्या है। मैंने बताया आपको कि सीआरपीसी इज एब्सोल्युटली साइलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एफआईआर। हमारी जो सीआरपीसी है उसमें कहीं भी एफआईआर की परिभाषा नहीं दी गई है। इसे जनरली हम समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि एफआईआर एक इंफॉर्मेशन है, एफआईआर एक इंस्ट्रूमेंट है, एफआईआर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ऐसी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाती है जो किसी ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड है, जो किसी अपराध के गठन से रिलेटेड है, और या फिर किसी व्यक्ति पर उस ऑफेंस को करने का प्रयास या दुष्प्रेरण या आरोप लगाया गया है। तो वो एफआईआर एक डॉक्यूमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब हम माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं आगे। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि एफआईआर एक डॉक्यूमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट से प्रिस्क्राइब होता है और जिसमें पर्टिकुलर किसी ऑफेंस, एक ऑफेंस या एक से ज़्यादा ऑफेंस के कमीशंस या फिर अटेम्प्ट या फिर अबेटमेंट या अदर कनेक्टेड मैटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो एफआईआर एक माध्यम है। किस चीज़ का माध्यम है? एफआईआर जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्रिमिनल प्रोसीजर को, किसी क्रिमिनल केस को इनिशिएट करने का, उसे स्टार्ट करने का एक माध्यम है। तो सीआरपीसी में 2 ही मेनली वेज हैं। सबसे पहला एफआईआर जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में होती है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी। नंबर दूसरा कंप्लेंट मीन परिवाद जो कि मजिस्ट्रेट से होती है, और जो परिवाद है वो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस में फाइल हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, 154 और सेक्शन 200 में कंप्लेंट मीन परिवाद है। यही 2 रास्ते हैं किसी क्रिमिनल केस को इनिशिएट करने के मेनली। बट सीआरपीसी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने बात की कि अब हम बात करते हैं कि एफआईआर जो है जहां पर ऑफेंस कमिट हुआ है, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को आप एफआईआर मौखिक दे सकते हैं, ओरल हो सकती है, एफआईआर राइटिंग में हो सकती है। इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सेल्फ से एफआईआर लिख सकता है या फिर डायरेक्शन दे सकता है उसे रिड्यूस करने के लिए। और जो इंफॉर्मेशन
कोई भी व्यक्ति अगर उसके सामने ऑफेंस हुआ है और उसे ऑफेंस की जानकारी है तो वो पुलिस के सामने एफआईआर दर्ज करा सकता है। जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, जो सूचना या इतला देने वाला है, उसे हम इन्फॉर्मर या इन्फॉर्मेंट कहेंगे। जब वो व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्मेशन देगा, मौखिक देगा तो पुलिस उसे लिखेगी, अगर राइटिंग में देगा तो पुलिस उसे रिसीव करेगी। और जो इतला देने वाला है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला इन्फॉर्मेंट है, उसको वो एफआईआर रीड ओवर मीन उसे पढ़कर सुनाई जाएगी। और अगर उसने एफआईआर राइटिंग में दी है तो जिस व्यक्ति ने किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इंफॉर्मेशन है, अगर उसने वो पुलिस को दी है राइटिंग में, तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर भी उस पर कराए जाएंगे। और पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब एक बुक होगी और उसमें उसका सब्सटेंस जो है वो दर्ज कर दिया जाएगा। और अगर एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने, उस पर लिखा रहता है अंडर सेक्शन 154 एफआईआर। और अगर हम पुलिस के पास गए और अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो पुलिस क्या करती है, 155 से इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस अंडर सेक्शन 155, तो पुलिस हमें राइटिंग में लिख कर दे देगी कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है। पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आपको न्यायालय में जाने के लिए डायरेक्शंस दिए जाते हैं, तो पुलिस आपको डिनाई कर देगी और एक डॉक्यूमेंट जो देगी राइटिंग में वो सेक्शन 155 से होगा, जिसमें यह लिखा रहता है कि ये पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य मामला है, मीन पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल मैटर है, क्योंकि एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल मैटर्स में ही होती है। अगर माय डियर फ्रेंड्स एफआईआर दर्ज होती है तो मैंने आपको बताया था कि एफआईआर की कॉपी रिसीव करने के लिए, कॉपी प्राप्त करने के लिए क्या कोई फीस देना होती है और कितने टाइम में एफआईआर की कॉपी हमें मिलेगी। अगर हम सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 154 सीआरपीसी की बात करें तो ये कहता है कि एफआईआर की जो कॉपी है, अगर एफआईआर दर्ज हुई तो तत्काल मतलब फोर्थविथ विद इमीडिएट इफेक्ट से एफआईआर की कॉपी जो है, जो रिकॉर्ड की गई है, जो लॉस्ट की गई है, वो तत्काल उस इन्फॉर्मेंट को, उस इन्फॉर्मर को दे दी जाएगी एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। मीन किसी तरह की कोई फीस नहीं देना होती है और कॉपी तत्काल दिए जाने के प्रावधान हमारी सीआरपीसी में किए गए हैं। तो एफआईआर की जो कॉपी है वो इन्फॉर्मेंट को, इन्फॉर्मर को निःशुल्क मीन फ्री ऑफ कॉस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट मीन फोर्थविथ उसे उपलब्ध कराने के प्रोविजंस हैं और आप उसे क्लेम भी कर सकते हैं तत्काल। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स एफआईआर के फर्दर, हम एक एस्पेक्ट की बात करेंगे कि अभी हमने देखा कि जब से दिल्ली गैंगरेप केस हुआ उसके बाद से माय डियर फ्रेंड्स हमारे क्रिमिनल लॉ में बहुत ही हिस्टोरिक और मोस्ट सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स कर दिए गए। तो सब जो हमारा सेक्शन 154 सीआरपीसी है इसमें भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं। 2013 में भी अमेंडमेंट किए गए। पहले ऑर्डिनेंस था, ऑर्डिनेंस 3 फरवरी 2013 से लागू हुआ एट वंस, उसके बाद उसे एक्ट बना दिया गया। तो जो 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था वो 2 अप्रैल 2013 को इन्फोर्स हुआ। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स 2018 में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं। तो 2018 में भी ऑर्डिनेंस लाया गया जो कि 21 अप्रैल 2018 को एट वंस लागू हुआ। उसके बाद उसे भारत के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट में पब्लिश किया गया 11 अगस्त 2018 को, और जिससे कि वो एक्ट बन गया। और फाइनली अब हम 2013 और 18 दोनों को मैं अभी आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं फीमेल से रिलेटेड, विमेन से रिलेटेड, कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो एसिड अटैक मीन आईपीसी 326A, 326B, 326A, 326B एसिड अटैक या फिर अटेम्प्ट टू एसिड अटैक का मैटर है, या फिर किसी स्त्री को छेड़छाड़ का मैटर है, 354A, 354B, 354C, 354D। पहले सिर्फ 354 था। ABCD जो ये सेक्शन है 354A, 354B, 354C, 354D, ये जो सेक्शन है वो 2013 में अमेंडमेंट करके इंसर्ट किए गए हैं हमारी आईपीसी में। तो अगर हम बात करते हैं 2013 के अमेंडमेंट्स की, तो किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से अगर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो वो 354 का अपराध बनता है। अगर लैंगिक उत्पीड़न करते हैं मीन सेक्सुअल हैरेसमेंट है तो 354A का मामला बनता है। 354B विवस्त्र करने के आशय से मीन निवृत्त करने के आशय से अगर किसी स्त्री पर असॉल्ट
किया जाता है या क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जाता है तो 354 बी है। और अगर दृश्य रतिका वयोरिज्म की बात करती है, एकटक होकर घूरते ही रहते हैं, घूर ही रहे हैं, उसकी फोटो खींच रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसकी कंसेंट के बिना 354 सी में एक ऑफेंस है दृश्य रतिका। 354 डी पीछा करना मीन स्टॉकिंग, लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। उसके बाद 376 जो कि सेक्सुअल ऑफेंसेस दैट इज रेप से रिलेटेड है। इसमें 376 के बाद 376 ए, 376 ए बी, डीए डीबी, ये जो सेक्शंस हैं वो 2018 में इंसर्ट किए गए बाय अमेंडमेंट जो मैंने आपको बताया। तो 376 ए, 376 ए बी, 376 बी सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी और 376 ई और धारा 509। अगर ये ऑफेंस किसी एक्यूज्ड पर्सन ने की है, मैंने आपको बताया जो ऑफेंस करने वाला है या जिस पर आरोप लगाया गया ऑफेंस करने का वो एक्यूज्ड पर्सन है, जो विक्टिम है जिसके अगेंस्ट में ऑफेंस किया गया है वो प्रोसिक्यूशन है। अगर किसी एक्यूज्ड पर्सन ने जो सेक्शंस मैंने आपको बताए, अगर इन सेक्शंस का उसने ऑफेंस किया या इन सेक्शंस का ऑफेंस करने का उस पर आरोपी पर आरोप लगाया गया है एक्यूज्ड पर्सन पर, तो इनकी एफआईआर कौन दर्ज करेगा? ये जो क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, ये कई बार प्रोबेबली सभी स्टेट्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, शायद ही कोई स्टेट हो जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अगर इन सेक्शन से रिलेटेड अगर कोई एफआईआर की कोई ऑफेंस किया गया है या उसका आरोप लगाया गया है तो इनकी एफआईआर, एक ऑप्शन होता है इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एक होता है ओनली महिला पुलिस अधिकारी, एक होता है किसी महिला अधिकारी और एक होगा किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर ये है किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी। अगर हम ये सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 154 का जो एक परंतुक है, फर्स्ट नंबर जो परंतुक है प्रोवाइडेड है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि इंफॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ विमेन पुलिस ऑफिसर और एनी विमेन ऑफिसर। अगर 326 से 326 बी, 354 ए बी सी डी, 376 ए से लेकर ई तक और 509 का अगर कोई ऑफेंस है तो उसकी एफआईआर, उसकी इंफॉर्मेशन एनी विमेन पुलिस ऑफिसर और एनी विमेन ऑफिसर ही दर्ज करेगी। ये सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके मेंशन किया गया है बाय 2013, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पजेस ऑफ एपीपी, एडीपीओ और जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन सिविल जज के पर्पजेस एंड ऑल्सो अदर एग्जाम जहां सीआरपीसी सिलेबस में प्लेस की गई है। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रेज किया था इनिशियल स्टेज में, वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है, अगर पीड़ित है, निशक्त है, शारीरिक या मानसिक रूप से, दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकता है, तो क्या उसे पुलिस के पास जाना जरूरी है या पुलिस उसके पास आएगी, उसके घर पर आएगी या उसके विकल्प पर किसी सुगम स्थान पर जो अप्रोप्रिएट है तो पुलिस वहां आएगी? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर ये है माय डियर फ्रेंड्स, पहले मैं ब्रीफली बता देता हूं फिर डिटेल में बताता हूं कि अगर कोई पर्सन मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त है, फिजिकली या मेंटली, अगर डिसेबल पर्सन है परमानेंटली या टेम्पररीली, तो ऐसा पर्सन पुलिस को अपने रेजिडेंस पर बुला सकता है और पुलिस आएगी, या फिर और एट कन्वीनियंट प्लेस जो उस पर्सन की चॉइस का होगा, जो पीडब्ल्यूडी पर्सन है, पुलिस वहां आके उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेगी, उसे पुलिस के पास या थाने जाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोविजन बहुत ही सराहनीय है, ये अमेंडमेंट कर दिया गया है। और जो हमारा सेक्शन 154 है, 154 सबसेक्शन 1 में ए बी सी करके 3 क्लॉज यहां पर इंसर्ट किए गए हैं। अब हम उन क्लॉजेस के बारे में बात करते हैं। क्लॉज ए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 154 सीआरपीसी, ये कहता है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर कोई ऑफेंस जो 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 376, 376A, 376AB, 376B, 376C, 376D एंड 376DA, DB और 376E और सेक्शन 509, अगर इन सेक्शंस के अधीन कोई अपराध किया गया है या किए जाने का प्रयत्न किया गया है, ऐसा जो एलिगेशन है मीन एज प्रोसिक्यूशन जो मेंटली फिजिकली डिसेबल पर्सन है, परमानेंटली या टेम्पररीली है, उसके अगेंस्ट में ऑफेंस किया है, मीन जो पीडब्ल्यूडी है वो एज प्रोसिक्यूशन है, तो
ऐसी इतला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इप्सामीन इच्छा करता है, निवास स्थान पर या करके लिखा है, या एंड नहीं लिखा है, निवास स्थान पर, अगर निवास स्थान पर नहीं तो या करके लिखा है कि उस व्यक्ति के विकल्प पर किसी सुगम स्थान पर। मीन अगर हम इंग्लिश में इसे कहें तो हम ये कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एट द रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और एट द कन्वीनियंट प्लेस ऑफ सच पर्सन्स चॉइस। दर्ज की जाएगी इंफॉर्मेशन। और एक और इसमें नई बात जोड़ दी गई है कि एक्चुअली में जो पीडब्ल्यूडी होते हैं वो उन्हें स्पेशल एजुकेटर्स की जरूरत होती है, विशेष प्रबोधक की जरूरत होती है, द्विभाषीय इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। तो जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस उसके रेजिडेंस पर या फिर किसी कन्वीनियंट प्लेस पर रिकॉर्ड करेगी तो वहां पर इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर जो भी अवेलेबल हो यथास्थिति और करके लिखा है उसकी उपस्थिति में जानकारी रिकॉर्ड की जाएगी। अब हम बात करते हैं कि अक्सर पीडब्ल्यूडी पर्सन होते हैं तो पुलिस के अत्याचारों से और पुलिस की मनमानी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जजमेंट्स दिए हैं सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। तो एक और प्रोविजन इसमें मेंशन किया गया है, मैं पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हुए जो केसेस हुए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट्स और सेवरल हाई कोर्ट्स ने जो जजमेंट्स दिए हैं अपवादों के अध्ययन और समस्त न्याय संगत अपवादों के अध्ययन मैं आपके समक्ष ये बात रख रहा हूं, तो उसके अब्यूजेस से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं हम क्लॉज बी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 154। इसमें यह लिखा हुआ है कि जब ऐसी इंफॉर्मेशन पीडब्ल्यूडी पर्सन जो कि मैं आपको बता रहा हूं अगर जब ये लिखी जा रही है तो उसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। मीन द रिकॉर्डिंग ऑफ सच इंफॉर्मेशन शैल बी वीडियोग्राफ्ड। अब हम बात करते हैं माय डिफरेंस क्लॉज सी की। क्लॉज सी एक्चुअली में क्या कहता है? क्लॉज सी ये कहता है कि पुलिस अधिकारी धारा 164 की उपधारा 5A के खंड का के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराएगा। Mean the police officer shall get the statement of the person recorded by a judicial magistrate under clause A of subsection 5A of section 164 as soon as possible। अब बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, क्लॉज A सबसेक्शन 5A ऑफ सेक्शन 164 क्या कहता है कि जब ऐसा स्टेटमेंट है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, ऐसे स्टेटमेंट को जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके सामने भी उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाएगा। गेट रिकॉर्डेड गेट रिकॉर्डेड टर्म यूज किया गया है। पुलिस उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी। और अगर हम सबसेक्शन 5A सेक्शन 164 की बात करें तो उसमें यह लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट whom such offense has been committed in the manner prescribed in subsection 5 as soon as the commission of the offense is brought to the notice of the police। कि अगर कोई केस, जैसे हमने अभी पीडब्ल्यूडी की बात कर रहे थे, मैंने आपको सेक्शंस बताए, अगर उन सेक्शन से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, रेजिडेंस पर या कन्वीनियंट प्लेस पर पुलिस जाएगी, जो उसकी चॉइस का होगा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी, स्पेशल एजुकेटर इंटरप्रेटर की प्रेजेंस में वो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाएगी। उसके बाद पुलिस को एक और ड्यूटी बनाई गई है कि पुलिस उसके स्टेटमेंट को न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने भी उस व्यक्ति को ले जाएंगे, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगे। इट मींस अब हम अगर यहां की बात करते हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो सेक्शंस मैंने आपको बताए उन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का सबसेक्शन जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में बेहतर रीति से ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है अभिलिखित करेगा। मजिस्ट्रेट 5A वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। अब सबसेक्शन 5 इसमें लिखा हुआ है कि सबसेक्शन 5 में जो मैनर दिया गया है, क्योंकि एक्चुअली में जरूरी नहीं होता है कि जो इंफॉर्मेशन देने वाला इंफॉर्मेंट है वो जो कुछ कह रहा हो वो सत्य हो।
जैसा मैंने आपको बताया कि एफआईआर दर्ज कराने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। एफआईआर में सिर्फ एक वो स्टेटमेंट है जो किसी ऑफेंस के एलिगेशन से रिलेटेड है। अब उसे आगे साबित करना पड़ेगा, गवाह और सबूत होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, ट्रायल चलेगी। अब हम जो सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 164 की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, उस स्टेटमेंट को जब रिकॉर्ड करेगा मजिस्ट्रेट, तो उसको शपथ दिलाई जाएगी। इसको हम इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं? एडमिनिस्टर ओथ टू द पर्सन, उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी। किसको शक्ति होगी? न्यायिक मजिस्ट्रेट को। अब जब हम ओथ की बात कर रहे हैं, तो ओथ दिलाने से क्या होता है? अगर माय डिफरेंस कोई व्यक्ति फॉल्स स्टेटमेंट देता है ऑन ओथ, तो उस व्यक्ति पर इंडियन पिनल कोड मतलब भारतीय दंड संहिता 1860 की जो धारा 193 है, 193 के अनुसार उस व्यक्ति पर मिथ्या साक्ष्य देने की कार्यवाही की जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने ऑन ओथ फॉल्स स्टेटमेंट, मिथ्या साक्ष्य देने के बराबर माना जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट को, एंड वो पर्सन जो कि ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है शैल बी पनिश्ड इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 193 ऑफ इंडियन पिनल कोड, और इंडियन पिनल कोड से उसे पनिश्ड किया जाएगा। अब आगे फर्दर माय डिफरेंस हम बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे 154 की। अभी हमने आपको जो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे, उनके वन बाय वन करके मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूं। अब माय डिफरेंस हम बात करते हैं एफआईआर के रेमेडी के बारे में इन केस ऑफ रिफ्यूजल। अगर कोई व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के लिए इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास जाता है और इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उसकी एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, डिनाई कर देता है, तो इन केस ऑफ रिफ्यूजल की दशा में एफआईआर के अगेंस्ट में क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो ये जो रेमेडी है वो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 154 सीआरपीसी में प्रिस्क्राइब की गई है। सीआरपीसी ये कहता है जो व्यक्ति व्यथित है किससे? इनकार से। किसके इनकार से? एफआईआर दर्ज करने के इनकार से, जो कि थाने के भारसाधक अधिकारी ने उससे इनकार कर दिया है। तो ऐसा व्यक्ति राइटिंग में डाक के द्वारा पुलिस अधीक्षक मीन एसपी को अपनी लेटर, अपनी जानकारी भेज सकता है। अब जब ये रेमेडी जो है वो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 154 में मेंशन की गई है, तो जब वो लेटर राइटिंग में बाय पोस्ट ऑफ एसपी मीन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकते हैं, और यदि वो एसपी सेटिस्फाइड है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपने एसपी को दी है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो वो उसमें स्वयं से इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या फिर किसी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को सीआरपीसी के अंडर में रहते हुए अन्वेषण मीन इन्वेस्टिगेशन करने के डायरेक्शंस दे सकता है। और जब वो स्वयं जांच करता है, अगर सपोज मान लिया कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक अगर उसमें स्वयं कार्रवाई करता है, स्वयं अन्वेषण करने की बात करता है, यहां पर मैं आपको एक बात और क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि सीआरपीसी में अन्वेषण और जांच दोनों में डिफरेंस है, जो कमिंग वीडियोस में, कमिंग क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, इन तीनों में जमीन आसमान का अंतर है। आपको समझाने के लिए मैंने जांच शब्द यूज किया, वैसे अन्वेषण है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय पुलिस फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। अगर पुलिस अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वयं से मामले का अन्वेषण करता है तो उसे क्या पावर्स होंगे? उसे पुलिस थाने का जो इंचार्ज ऑफिसर है उसकी सभी शक्तियां होंगी। ये भी लास्ट लाइन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 154 में मेंशन किया गया है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी की बात करें, तो सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति के संबंध में बात करता है। अब ये जो सेक्शन 36 है ये कहता है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की क्या शक्ति होंगी, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस मीन पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से पंक्ति में जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, जिस स्थानीय क्षेत्र में वो नियुक्त हैं, अपॉइंटेड हैं, उसमें सर्वत्र पूरे उस एरिया में थ्रू आउट उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। ये सेक्शन से हमें ये पता चलता है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस मीन पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन may exercise the same power
throughout the local area to which they are appointed, as may be exercised by such officer within the limits of his station. कि जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर है वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स भी यूज कर सकते हैं। ब्रीफली कंसाइसली हम ये कह सकते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने रेमेडीज के बारे में एक बार में से आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ब्रीफली बता देता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी ऑफेंस से पीड़ित है, विक्टिम है, प्रोसिक्यूशन है, जो किसी दूसरे व्यक्ति पर किसी ऑफेंस का एलिगेशन लगाता है, जो कि एक्यूज्ड है, अगर कॉग्निजेबल केस है और उसकी इतला इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो थाने जाता है, जो रेस्पेक्टिव संबंधित थाना है या चौकी है जो भी, अगर वहां उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या उसके अंडर में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं नहीं लिखी जाती, तो क्या रेमेडी है? रेमेडी ये है कि एक लेटर राइटिंग में एसपी को हम लिख सकते हैं, और अगर एसपी सेटिस्फाइड है आपके लेटर से कि योर लेटर, योर इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उस पर स्वयं कार्रवाई कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या किसी अधीनस्थ से करवा सकता है, और एसपी को, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की जो भी शक्तियां हैं वो एसपी को भी अवेलेबल होगी एज पर सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 रीड विद सेक्शन 36 ऑफ सीआरपीसी 1973। अब माय डिफेंस फर्दर हम ये बात करेंगे कि अगर एफआईआर जो है, अगर वो जब दर्ज हो जाती है तो एफआईआर दर्ज सिर्फ कॉग्निजेबल मैटर्स में ही होती है, जैसा कि मैं आपको कई बार ये बात क्लियर कर चुका हूं। तो क्या उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो कॉग्निजेंस के लिए एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट है उससे परमिशन लेना, ऑर्डर प्राप्त करना मैंडेटरी है? तो आंसर है नहीं। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी ये कहता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की ही एफआईआर होती है, दर्ज की गई है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। जो इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है और प्लस जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उसे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की कोई आवश्यकता नहीं है एज पर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी। अब हम बात करते हैं कि जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अगली प्रोसीजर क्या है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन किस लिए किया जाता है? एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए। तो अगली प्रोसीजर क्या होती है? जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स एफआईआर जब दर्ज हो जाती है तो उसे तत्काल उस मजिस्ट्रेट के पास सेंड कर दिया जाता है। मीन शैल फोर्थविथ सेंड अ रिपोर्ट of the same to the magistrate empowered to take cognizance of such offense upon a police report। जब उस अपराध की इंफॉर्मेशन जो है, मीन यदि पुलिस थाने के पार्षद अधिकारी को इतला प्राप्त होने पर या अन्यथा संदेह करने का कारण है कि ऐसा अपराध किया गया है जिसका अन्वेषण करने के लिए धारा 156 के अधीन सशक्त है, तो उस अपराध की जो रिपोर्ट है वो उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा जो ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है। मीन इंग्लिश में हम ऐसे समझ सकते हैं, इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच ही इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट, ही शैल forthwith send a report of the same to the magistrate empowered to take cognizance of such offense upon a police report। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है उसकी इंफॉर्मेशन जो है, जो मजिस्ट्रेट, किसी भी मजिस्ट्रेट को नहीं, उस मजिस्ट्रेट को जो कि कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड का मीन होता है, जिसे शक्ति दी गई है, वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट तत्काल विद इमीडिएट इफेक्ट मीन फोर्थविथ भेज दी जाएगी। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि अगर माय डियर फ्रेंड्स एफआईआर दर्ज, वंस एफआईआर इज लॉस्ट, अगर एफआईआर लॉस्ट हो जाती है तो क्या सीआरपीसी जो हमारी फंडामेंटल है एंड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस एज कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट के एक्सेप्शन को छोड़ते हुए तो क्या सीआरपीसी में कोई प्रोविजन है? तो इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 482 सीआरपीसी। सेक्शन 482 सीआरपीसी में अंतर्निहित शक्तियां मीन इनहेरेंट पावर दी गई हैं। इनहेरेंट पावर क्रिमिनल में अगर हम बात करें
तो किसे दी गई है अंडर सेक्शन 482 में? इनहेरेंट पावर होती क्या है, और प्लस भारत के ऐसे कौन से कोर्ट को ये पावर दी गई है? ये क्वेश्चन भी कई बार कॉम्पिटिटिव जुडिशियल एग्जाम, एडीपीओ एंड अदर एग्जाम्स में जहां भी सीआरपीसी आती है कई बार पूछा गया है कि सिविल में जो इनहेरेंट पावर है वो सेक्शन 151 सीपीसी में दी गई है और क्रिमिनल सीआरपीसी में 482 में दी गई है। ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा गया है। तो 482 सीआरपीसी जब आप पढ़ेंगे तो उसकी जब आप पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन पढ़ेंगे तो उसमें हाईकोर्ट टर्म यूज किया गया है। मीन क्रिमिनल में जो अंतर्निहित शक्तियां इनहेरेंट पावर हैं वो सिर्फ हाईकोर्ट को अवेलेबल हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को 482 में इनहेरेंट पावर अवेलेबल नहीं है। इनहेरेंट पावर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नहीं है 482 में, सिर्फ हाईकोर्ट टर्म यूज किया गया है। अगर हम सीपीसी की बात करें 151, तो सीपीसी में एनी कोर्ट शब्द यूज किया गया है। मीन हाई कोर्ट भी उसमें शामिल है, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी शामिल है। तो सिविल में सभी न्यायालयों को इनहेरेंट पावर है, लेकिन क्रिमिनल 482 में सिर्फ हाई कोर्ट को ही, ओनली टू हाई कोर्ट को ही इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में दी गई हैं। अब हम इसकी बात करें, क्या एफआईआर जो है वो क्वाश की जा सकती है? मैंने आपसे पहले क्वेश्चन रेज किया था स्टार्टिंग में। तो अगर एफआईआर ग्राउंडलेसली, निराधार, फॉल्सली दर्ज की जाती है तो सिर्फ हाईकोर्ट को पावर दी गई है एज इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी। तो हाईकोर्ट उस एफआईआर को क्वाश कर सकता है। क्वाश मीन टू कैंसिल, तो उसे कैंसिल भी किया जा सकता है। बट द एफआईआर, अगर एफआईआर ग्राउंडलेसली और फॉल्सली रिकॉर्ड की गई है तो। अब अगला क्वेश्चन ये है, इनहेरेंट पावर क्या है? सिविल 151 सीपीसी, 482 सीआरपीसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आने वाली क्लासेस में मैं आपको ये चीज क्लैरिफाई करूंगा। आप प्लीज हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए कॉन्स्टेंटली। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स सीआरपीसी में कि जो एफआईआर है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आप सभी के सामने रखा था कि जो एफआईआर है, क्या एफआईआर दर्ज कराने मात्र से ही कोई व्यक्ति दोषी हो जाता है? मीन मैं ये कहना चाहता हूं कि एफआईआर की साक्ष्यिक मूल्य क्या है, एफआईआर की एविडेंटरी वैल्यू क्या है? क्या एफआईआर एक मूलभूत साक्ष्य है? क्या एफआईआर एक सारभूत साक्ष्य है? क्या एफआईआर एक संपोषक साक्ष्य है? क्या एफआईआर सिर्फ एक स्टेटमेंट है? अगर हम सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस की बात करें और सेक्शन 145 रीड विद करें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एफआईआर मेयरली इज अ कॉरबोरेटिव एविडेंस। एफआईआर जो है वो एक कॉरबोरेटिव एविडेंस मीन एक संपोषक साक्ष्य है। एफआईआर सब्सटेंटिव मीन एक सारभूत और मौलिक साक्ष्य नहीं है। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या एफआईआर जो है वो डाइंग डिक्लेरेशन हो सकती है? सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। क्या एफआईआर मृत्युकालिक कथन हो सकती है? और क्या एफआईआर एक बार दर्ज की गई तो क्या उसमें कोई करेक्शन किया जा सकता है? अब अगर मान लो कोई व्यक्ति को सेक्शन 307 की हम बात करें आईपीसी और प्लस 302, अगर किसी व्यक्ति को गोली मारी गई और वो व्यक्ति को गोली मारी एक्यूज्ड पर्सन ने, और वो व्यक्ति गोली मारने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, वो तुरंत उसकी डेथ नहीं हुई, तो एफआईआर जो है वो तत्काल दर्ज कराई जानी चाहिए। एफआईआर मस्ट बी लॉस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट, फोर्थविथ, विदाउट अनड्यू डिले एंड विदाउट इनऑर्डिनेट डिले। एफआईआर दर्ज कराने की क्या कोई लिमिटेशन है? एफआईआर जब ऑफेंस कमिट हुआ है, जब ऑफेंस अपराध का गठन हुआ है तो कितने समय के भीतर एफआईआर को दर्ज करा देना चाहिए? क्या इस संबंध में सीआरपीसी में कोई लिमिटेशन है? क्या एफआईआर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल में दर्ज होगी? क्या ऐसी कोई लिमिटेशन किसी लॉ में है? या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जजमेंट है जो एफआईआर के लिमिटेशन के बारे में बात करता हो कि जिस दिन से ऑफेंस कमिट हुआ है उस दिन से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल में एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए? ऐसी कोई लिमिटेशन है क्या? तो कमिंग क्लासेस में इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। सो माय डिफरेंस, एफआईआर जो है मस्ट बी लॉस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वेरियस जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब बात यह है कि एफआईआर अगर तत्काल दर्ज नहीं होती और डिलेटरी एफआईआर दर्ज होती है तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या आते हैं, उसके परिणाम क्या निकलते हैं? क्या एक्यूज्ड के अगेंस्ट में जब प्रोसिक्यूशन
ऑफेंस को साबित करने के लिए जब कोर्ट में जाता है, जब ट्रायल कंडक्ट होती है, तो क्या ट्रायल अफेक्टेड होती है कि एफआईआर डिलीटरी लॉन्च की गई है और विलंब हुआ है एफआईआर दर्ज कराने में, और जो अपराध से संबंधित इतला इन्फॉर्मेशन है और जब डिले दर्ज की गई है तो क्या उसे तोड़ मरोड़ कर डिस्टॉर्ट करके पेश नहीं किया जा सकता? ऐसा भी आरोप लगाया जा सकता है, ऐसा भी सस्पेक्ट होता है कि एफआईआर डाउटफुल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। सो माय डिफेंस, एफआईआर क्या इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज की जा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है जो ये कहता है कि एफआईआर जो है वो टेलीफोन से भी दर्ज की जा सकती है? क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जुडिशियल एग्जाम, सिविल जज में भी पूछा गया है। तो इन सभी के आंसर्स क्या है? और एफआईआर का पार्ट 2 जो है वो फर्दर क्लासेस में, हम कमिंग क्लासेस में, कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, kindly subscribe it, like it, and share it. And also please keep watching our this YouTube channel and furnish your comments as feedback to us. और अपनी कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए अपने फीडबैक के तौर पर, और प्लस हमारे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सो एज टू बी विल एबल टू प्रोड्यूस द बेस्ट नॉलेज विद द क्लियर कंसेप्शन, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री हम कैसे लॉ की स्टडी करें, स्ट्रेस फ्री हम लॉ के नॉलेज को कैसे एक्वायर्ड करें। हमारे इंडिया में बहुत सारे कंपिटिटर्स हैं रिलेटिंग टू लॉ, बट एक्चुअल कंडीशन में आज प्रेजेंट सिनेरियो में हर स्टूडेंट अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्ट्रेस उसके दिमाग में बहुत है, तनाव बहुत है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हम जज नहीं बने तो क्या होगा, लॉ की डिग्री करने के बाद हमारा फ्यूचर क्या होगा, और प्लस हम लॉ में कैसे कंसेप्ट को क्लियर करें। क्या हम सिर्फ 2020 पढ़ें या मैगजीन पढ़ें या टेक्स्ट बुक पढ़ें या सिर्फ डायरेक्ट पढ़कर ही हम सिलेक्ट हो जाएं? एक्चुअली में हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, किसी के नोट्स मिल जाएं, 4 पन्ने मिल जाएं, उसको पढ़ के काम चल जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोच रखते हैं, बट इट्स ऑल्सो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, ये भी अपवादों के अधीन है। सो माय डिफरेंस, कमिंग क्लासेस में हम ये और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट द सक्सेस इन द फील्ड ऑफ लॉ। मीन नॉलेज को एक्वायर्ड कीजिए, अपने अपने अंदर स्टेमिना, मीन द फंडामेंटल पावर टू डू समथिंग। अपना स्टेमिना बढ़ाइए, अपनी मेमोरी को आप योगा कीजिए, जिससे आपके माइंड जो है वो पीसफुल स्टेट में आएगा, और प्लस आप नॉलेज को एक्वायर्ड करेंगे। लॉ को आप रटिए मत, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के साथ, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आप लॉ का अध्ययन करें, आप विधि का अध्ययन करें। अगर आप रटेंगे तो कितना रट सकते हैं? हजारों सेक्शंस हैं और कई सब्जेक्ट्स हैं, 2-4 सब्जेक्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट को पढ़ना, रटना एक अलग बात है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन लॉ को अपने रोम रोम में बसाना, क्लियर कंसेप्शन के साथ उस पर कमांड करना, और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इंट्रोस्पेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करें, स्पेशली मैं कमिंग टाइम में आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू गेट द सक्सेस in the field of law, how to crack the judicial exam and UGC NET and extra other exams. So please keep watching our this YouTube channel. Thank you so much.